नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम जीएस वर्ड के जो आईएएस पीसीएस की कोचिंग है उसका हम ज्योग्राफी का पेपर सेक्शनल जो सॉल्व कर रहे थे इसका पार्ट 1 हो गया था और हम बात करेंगे आज पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में क्या देखना है, पार्ट 2 में आपके पार्ट 1 में जो 35 क्वेश्चन 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन हो गए थे, अब पार्ट 2 में हम देखेंगे 36 से लेके 70 तक। तो ये पार्ट 2 की आज बात करने के पार्ट 2 में कौन कौन कितने क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस के हम 4 सेक्शन बनाएंगे। लगभग 140 क्वेश्चन है, इसमें 150 भी होंगे, तो उनको हम डिवाइड करके बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, आप लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक की इसकी बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से क्षेत्र का हिस्सा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ये कहाँ है आपका, ये आपका आता है साउथ, इसमें दक्षिण अफ्रीका में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको नाम ही है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं तो उसको बताना है। आपका जिबूती दिया गया है, इरिट्रिया दिया गया है, इथोपिया दिया गया है, तो इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी है कि उपयुक्त सभी, मतलब तीनों हो जाएंगी। जिबूती भी आती है, इरिट्रिया भी आता है, इथोपिया भी। अगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें और भी कौन सी एक कंट्री है, तो एक और आपको सोमालिया भी आती है। तो अगर ऑप्शन में सोमालिया भी था तो ये भी आ जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस मोस्ट चीज़ें देखेंगे। तो सोमालिया भी आ जाता है इसमें। ये कहाँ पे, अफ्रीका में पूर्वी पार्ट में। तो जैसे ये अगर ये अफ्रीका है ये आपका, तो इसका ये पूर्वी पार्ट इधर में ये आपकी चारों कंट्रीज पड़ती हैं, तो ये हॉर्न अफ्रीका का हिस्सा है। इसको अगर दूसरे नाम से भी जाने तो ये सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो चांदीपुर हमें बताना है, जो समुद्र तट है किसमें। तो चांदीपुर आप लोगों को सिंपल सा पता होगा कि उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। चांदीपुर कहाँ है, ये उड़ीसा। जब हम भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये अगर जब भारत का आपका नक्शा बन जाएगा, थोड़ा रफ है, ठीक, यहाँ पे आपका चांदीपुर पड़ेगा। कहाँ पे, इस साइड में, इधर उड़ीसा है उधर ही पड़ेगा। लगभग ये उड़ीसा के जो बालेश्वर से 16 किलोमीटर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, और इस समय कोई मतलब नहीं पश्चिम में है क्या है। इसमें क्या है कि जो ज्वार भाटे हैं उसके बारे में से दिया गया है कि क्या है, क्यों इसके चांदीपुर की बात की गई। तो यह रहस्यमयी समुद्र तट प्रकृति के आश्चर्यों में से एक है। कुछ ही मिनटों के भीतर समुद्र तट का पानी घट जाता है और फिर 2 मिनट में समुद्र तट पर बाढ़ जैसे नज़ारे की अद्भुत घटना एक बार अनुभव करने के लायक है। ऐसा दिन में 2 बार होता है। जैसे ज्वार भाटे को पढ़ा होगा आपने, एक बार ज्वार आटा भाटा आता है जो कि निश्चित समय के अंतराल से आता है। भाटे का कारण पानी दूर चला जाता है और जबकि ज्वार की वजह से पानी वापस आ जाता है। तो ज्वार में पानी क्या होता है, समुद्र के पास में आ जाएगा, और भाटे की वजह से दूर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या है, में लिखा है कि निम्नलिखित में से साल्टोरो रिज कहाँ स्थित है। साल्टोरो रिज बताना है, तो साल्टोरो रिज आपकी हो जाएगी ऑप्शन ए में। ए मतलब सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम। सियाचिन जो आपका ग्लेशियर वो कहाँ है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, साल्टोरो पर्वतमाला पर। काराकोरम पर्वतमाला की एक उप श्रेणी है। जो काराकोरम पर्वतमाला उसी की एक छोटी श्रेणी है। काराकोरम के हृदय में सियाचिन ग्लेशियर से दक्षिण में पश्चिम में स्थित है। साल्टोरो रिज की शुरुआत चीन सीमा पर मौजूद काराकोरम रेंज के उत्तर में सिया कांगड़ी से होती है। इस रिज की ऊंचाई लगभग 17,880 से लेकर 25,330 फीट है। वही सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई लगभग 11,875 फीट से शुरू होकर 20,000 फीट तक चलती है। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर वही है जहां हमारे भारतीय सैनिक एकदम से माइनस के टेम्परेचर में वहां पे बर्फ की कंडीशन में बने रहते हैं, वो आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप स्थित है। जब लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो आपका दिख रहा है कि अगत्ती द्वीप
बंगारम द्वीप, कदमत द्वीप, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पे 39 का आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मतलब ये सारे चीज, जैसे आपका बंगारम द्वीप है, अगत्ती द्वीप है, कदमत द्वीप है, तो ये सब लक्षद्वीप का एक समूह ही है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा संघ शासित लक्षद्वीप एक समूह है, जिसमें लगभग अगर हम बात करें कितने 36 द्वीप को से ये मिलकर बना है, एक संघ राज्य क्षेत्र। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। इसकी राजधानी, आपकी राजधानी की बात करें तो आपकी हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी, कवरत्ती। कवरत्ती में इसमें राजधानी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, हाँ, जो कोई चैनल पर अभी नए हो तो उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएस के सारे A to Z कोई भी पेपर होगा, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आरओ है, सारी चीज़ें आपका लोअर पीसीएस सबके लिए जीएस, और ये वैसे भी सबके काम की, यूपीएसआई के लिए भी काम है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या लिखा है, सुमिलित करना है, सही बताना है कि किससे कौन सा मैच सही है या नहीं है। चौंग चैनमो घाटी लद्दाख में लिखा है, सियाचिन जम्मू कश्मीर अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो दूसरा देख लेंगे, जहाँ दूसरा है वो सही हो जाएगा। क्या लिखा नीचे देगा, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सरकरी गुजरात में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का देखना है। 40 का यहाँ सी दिया गया है, सी का मतलब हो गया यहाँ पे आपका ए और 1 और 3 मतलब सुमेलित हैं। 1 और 3 सुमेलित, वो कह रहा है चांग चैनपुर घाटी लद्दाख में है और आपका सरकरी गुजरात में, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो सियाचिन है, सियाचिन के बारे में ऊपर रीड किया था, तो ये साल्टोरो पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में स्थित काराकोरम पर्वतमाला की उप श्रेणी थी, क्योंकि ऊपर वाले ही क्वेश्चन में देखा था। एक बार उसको देख लेते हैं, क्या था, क्वेश्चन नंबर 38 था। साल्टोरो रिज कहाँ स्थित, अच्छा साल्टोरो रिज पूछी थी वहाँ पे, तो इस वजह से, तो ये आपकी कहाँ पे थी, 38 का ए था। ए का मतलब सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, 38 का था ए। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 40 पूछा है, तो ऑप्शन आपके 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। और साल्टारो जो पर्वतमाला कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित थी, इस वजह से वो साल्टारो में था। तो ये यहाँ पे आपका 1 और 3 चांगो चैनपो घाटी लद्दाख, सरकरी गुजरात, आप पता है सरकरी विवाद जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बना रहता है। तो चांग चैनपो या चांग चैनपो, जिसका तिब्बती भाषा में महान उत्तरी है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लेह जिले में काराकोरम रेंज पर ये पाया जाता है आपका, ठीक है। और इसकी सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत का एक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख के लेह जिले के लगभग स्थित एक हिमालयी ग्लेशियर, तो लेह में आता है आपका सियाचिन। सरक्रीक की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। 41 की बात करते हैं। 41 में क्या है, तो देख रहे 96 किलोमीटर की ये रेंज है सरकरी, उसी को। नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो नागालैंड के बारे में देखना है। क्या है कि नागालैंड का ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है बी। बी का मतलब केवल दो में क्या लिखा है, नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्वांचल श्रेणी का सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। वो कह रहा है जो सारामती पर्वत है वो नागालैंड में स्थित। देखते हैं सारामती, जो कभी कभी सारामती या सैरामती भी उच्चारित किया जाता है, भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। 3826 मीटर लंबा यह पहाड़ भारत की बर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो। भारत की बर्मा के साथ सीमा बनाता है, मतलब म्यांमार के साथ, और उस देश के सगाइंग मंडल का भी सबसे ऊंचा बिंदु है। यह नागालैंड के टबेनसांग शहर के समीप है। सर्दियों में सारामती पर अक्सर हिमपात होता है और हिम कई सप्ताह तक स्थायी रूप से पहाड़ की चोटी ढके रहते हैं। तो मतलब क्या होता है, रेनफॉल, वो स्नोफॉल होता है और बर्फ बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 42। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अस्कोट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका ए। अस्कोट का है उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ये वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया था।
अगर इसकी बात करें तो ये पृथ्वी पर हरितभर के रूप में जाने वाला अभ्यारण्य है, 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? चलिए स्पेशल उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल आ गया। तो उत्तर प्रदेश की सबसे निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद बताना है, तो सबसे बड़ा जनपद कौन? इलाहाबाद ही होगा, है ना। इलाहाबाद ही प्रयागराज जिसका नाम है, तो क्योंकि इसमें लगभग आपके 7 संसदीय क्षेत्र आते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया। प्रयागराज की जनसंख्या अगर 2011 के अनुसार देखें तो 5954,391 मतलब आपकी 59,54,391 है। 75 जिलों की जनसंख्या से अधिक, इसलिए इसे जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला माना जाता है। लखीमपुर खीरी आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो आपका लखीमपुर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख जिसमें जहाँ पे लोग रहते हैं लगभग ये 7 है, तो 7 सीधा हो जाएगा कि जहाँ 10 लाख लोगों की जनसंख्या वाले शहर हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जैसे उत्तर प्रदेश 7 जिले हैं। पहला आपका कानपुर हो गया, कानपुर के, फिर आपका लखनऊ KL, फिर गाजियाबाद KLG, ठीक है। फिर आपका आगरा आ जाएगा, आगरा के बाद मेरठ, मेरठ के बाद आपका इलाहाबाद, अब इसको ई से नहीं लिखना, और फिर आपका वाराणसी। तो ये 7 हो गए आपके पूरे भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है। वो पूरे भारत की बात करें तो भारत में ये लगभग आपके 53 ऐसे जिले हैं, ठीक है। नगर बोल सकते हैं कि नगरों की संख्या। तो यूपी में कितने? 7 है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य बताना जनसंख्या की दृष्टि से। तो चलिए बताइए 45 का आपका, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, सिक्किम, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर में 12 से 18 लोग समथिंग ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, 16-17 लोग। तो ये बहुत छोटा ही है क्योंकि जनसंख्या नहीं है, इसे बताते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य। सिक्किम की कुल जनसंख्या लगभग आपकी 6,07,688 है। क्षेत्रफल इसका 3,702 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व और पश्चिम में कर्नाटक से घिरा हुआ है। अब इस किसकी बात कर रहे हैं? तो कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा की बात कर रहे हो, जैसे आपका गोवा हो जाएगा। तो उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व में दक्षिण में कर्नाटक से घिरा गोवा है, जिसमें अब अरब सागर इसका पश्चिमी तट है। तो कोई मतलब नहीं, अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे जनसंख्या का दृष्टि के हटा देते तो गोवा हो जाता, और डायरेक्ट जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि टोटल यूपी के ज्योग्राफी पे और आपका सेंसस जो जनगणना है उस पर फोकस किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में, ये आपका यूपी हो, यूपीएसआई सबके लिए बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि देखो यूपी स्पेशल यहाँ दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बताया जाएगा। तो आप यूपी और यूपीएसआई वाले भी इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर बताना है कहाँ पे? तो मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, लगभग ये 10, जिसको हम 1 से 2011 तक हुई तो 10 की वृद्धि दर हो गई। ये लगभग आपकी 27.80% इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी। हालांकि अगर हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करते हैं तो दादरा नगर हवेली सबसे ज्यादा, देखो केवल यहाँ पे उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड नहीं किया था। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड कर देंगे तो दादरा नगर हवेली सबसे उच्चतम वृद्धि दर रहेगी, जिसकी लगभग 55.50 मतलब 55% सीधा था, 55-55.5% 10 की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है तो 47 का आपका सी हो जाएगा, नागालैंड। बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ बढ़ती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला आपका नागालैंड। यहाँ पे यहाँ नकारात्मक मतलब माइनस का 0
माइनस का 0.47% समथिंग इसकी वृद्धि है, मतलब क्या है माइनस में गए। इसके बाद आपका केरल आता है, केरल में क्या है 4.86% की वृद्धि हुई थी। दादर नगर हवेली उच्चतम वृद्धि दर वाले ही था, जिसको अभी ऊपर ही मैंने बता दिया। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। 48 की बात करें, 48 में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर न्यूनतम है। नगरीकरण स्तर हमें न्यूनतम बताना है, सबसे ज्यादा और दोनों और ज्यादा और कम दोनों पूछा जाता है। तो सबसे कम की बात करें न्यूनतम, तो 48 का ए हिमाचल प्रदेश का नगरीकरण बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम 10% है, इसका कितना है लगभग 10% तक है बस। इसके बाद बिहार आपका 11%, तो पहले हमारा एचपी फिर बिहार जिसका 11.3% है, फिर आपका असम आ जाता है, ठीक है, जिसका 14% है, फिर उड़ीसा आ जाता है जिसका आपका 16.7% है। भारत में शहरी ये इनकी स्थिति है। तो 2011 में 27.8% से बढ़कर 2011 की जनगणना में ये 31.1 तक हो गया था, मतलब ओवरऑल देखेंगे तो सबसे कम आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। तो नगरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ, सिंपल सा ये क्वेश्चन दिख रहा होगा 49 का आपका डी गोवा, क्योंकि छोटा सा है सबसे और सबसे ज्यादा नगरीकरण। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य गोवा है। सामान्य सिविल संहिता, अब जो यहाँ पे सामान्य सिविल संहिता भी कोड जो आपका कानून है वो भी लागू है, क्योंकि केवल गोवा में ही, उसके बाद अभी उत्तराखंड में आपने देखा यहाँ भी लागू हो गया। भारत का सबसे छोटा राज्य एवं छोटे सबसे समुद्री तटीय सबसे छोटी समुद्री तट रेखा भी बनाता है ये। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राष्ट्र, नगरीय की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2011 का जो सबसे कम बढ़ते क्रम में अगर देखें तो सबसे कम है श्रावस्ती में, क्योंकि सबसे कम से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। श्रावस्ती से ऊपर कितना है इसमें 3.46% है। फिर आपका कुशीनगर है, कुशीनगर में कितना है आपका 4.72%। फिर आपका महाराजगंज है, महाराजगंज में कितना है 5.02%। फिर आपका सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में कितना है 5.26% है। तब फिर प्रतापगढ़ आ जाता है आपका, तो प्रतापगढ़ में 5.46। ये सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या रखने वाला जिला वो गाजियाबाद, जहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक नगरीकृत है, तो वो आपका गाजियाबाद। यहाँ पे क्या सबसे कम श्रावस्ती, फिर उसके बाद आपका कुशीनगर, फिर उसके बाद महाराजगंज, फिर आपके पास सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़, इस टाइप से सीक्वेंस से सबसे कम से और सबसे अधिक कौन सा है, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यहाँ पे ऑप्शन 51 का आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम जो भी आंकड़े आए तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य थे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा, जहां 13,57,608, पश्चिम बंगाल, मतलब सीधा सी बात करें डेटा कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया पहला, फिर बंगाल हो गया, फिर बिहार होगा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये आपके सीक्वेंस हैं। वर्ष 2011 की गणना के अंतिम आंकड़े मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रित है। तो देखिए उसने पूछा क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 2011 के आंकड़ों, अगर हम अंतिम आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश है, और अगर हम अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जनजातीय आबादी में इतना सर्वाधिक। तो जनजाति ये आपका क्या पूछा, अनुसूचित जाति पूछा है, तो जनजाति में कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश, और अनुसूचित जाति में केवल उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान देना जनजाति मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपको दिख रहा है सिंपल सा सोनभद्र, सबको पता होगा, ये बहुत
क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें कुछ वो नहीं है कि ये जनजाति वाला सब पता ही रहता सबको। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों को जो है सबसे जनसंख्या थारू जनजाति है, और ये उत्तर प्रदेश के कुल 12 जनजातियां इस टाइप की पाई जाती है। सबसे पुरानी जनजाति जैसे थारू, बुक्सा है, ठीक है। लगभग ये आपके कहाँ पे मतलब सोनभद्र जनपद में, और सबसे कम आपकी पाई जाती है बागपत में। सबसे ज़्यादा कहाँ सोनभद्र में हो गई, फिर सबसे कम बागपत। तो बागपत तो है नहीं, सोनभद्र सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करेंगे तो बागपत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में लिखा है सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कौन सा? सारंडा और चाईबास। तो सारंडा और चाईबास की बात करते हैं। ये आपका लोहे अयस्क के भंडार हैं। लोहे अयस्क के भंडार हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सारंडा और चाईबासा भारत के झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे? झारखंड में। ये पश्चिमी झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी है। चाईबासा में अनेकों लघु स्तरीय इस्पात निर्माता कंपनियां स्थित हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने झारखंड सरकार के अनुरोध पर सिंहभूम और चाईबासा जिले के लिए अपने मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग में बदलाव किया है। इस प्लान में सारंडा वन को नो माइनिंग अथवा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। मतलब जो सारंडा आपका एरिया वहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, कुछ भी खुदाई उदाई नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो ये हो गया था आपका लोहे और अयस्क भंडार था 53 का सी। 54 की बात कर रहे हैं। सगंता निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध है? किसका? सगंता, ये किसके बीच इसका संबंध है? तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आपको यहाँ पे सी है सकल फसल क्षेत्र जिसके GCA और सकल बोया गया क्षेत्र GSA। तो सगंता किसके बीच? सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ऐसे शब्द हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है। फसल गहनता से तात्पर्य एक कृषि वर्ष में एक ही फसल क्षेत्र में फसलों की कुल संख्या कितनी है? तो फसल गहनता क्या तात्पर्य इसका? एक कृषि वर्ष में एक ही फसल क्षेत्र में फसलों की कुल संख्या कितनी है। जितना ज्यादा फसलों की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा फसलों की गहनता होगी। यदि एक कृषि वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा रही है तो फसल गहनता 1 होगी। यदि एक वर्ष में एक ही खेत में 3 फसलें उगाई जा रही हैं तो फसल गहनता 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बड़े वर्ड ऐसे कुछ हैं, ये कभी नाम ही नहीं सुना होगा, जैसे गुरु महिसानी। देखते हैं ये किसके लिए फेमस थे। तो ये आपके कोयला खनन केंद्र के लिए। तो भारत में लोहे अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। उड़ीसा भारत का प्रमुख लोहे अयस्क उत्पादक राज्य है और राज्य में क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज जिले में प्रमुख लोहे उत्पादक क्षेत्र हैं। मयूरभंज से देश का लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है और गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत मयूरभंज स्थित प्रमुख उत्पादन केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। बॉक्साइट एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बॉक्साइट एक्स के बारे में बताना हमें। तो बॉक्साइट एक्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि इसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। तो सही है, एल्युमिनियम के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। तो सही है दोनों। क्या कह रहा है? इसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है और यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ था। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 56 से कि बॉक्साइट मुख्य रूप से एक धातु खनिज है, हालांकि इसका उपयोग औद्योगिक खनिज के रूप में भी किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा अयस्क है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर एल्युमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। यद्यपि एल्युमिनियम पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु तत्व है जो लगभग 8% है। यह सामान्यतः चिकनी मिट्टी और चट्टानों में होता है जिसका उपयोग इसके निष्कर्षण के लिए नहीं किया जा सकता है। लैटराइट चट्टान अवसादी चट्टान का एक प्रकार है जो लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं।
भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में जो सीसा खनिज संसाधन है उनके बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि सीसे का प्रमुख एक्स गैलिना है तथा यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों में पाया जाता है। तो हो सकता है, देखो यहाँ गैलिना आ गया तो इसी से हमें क्लियर होगा सीसा का प्रमुख एक्स तो गैलिना तो है, और चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय, जैसे इलाहाबाद इसके लिए तो थोड़ी जगह भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ सीसे के लिए निर्माण होता है, तो बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों से पाया जाता है, सही है। राजस्थान का जावर क्षेत्र सीसे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों सही दिए गए। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। क्या सीसा के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो ये क्वेश्चन यही मिल गया सीधा। भारत सीसा का लगभग 50% भंडार राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य सीसा जस्ता एक्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ उदयपुर जिले में जावर की खान देश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की खान है। सीसा का प्रमुख एक्स गैलिना है। सीसे के एसीटेट का प्रमुख औषधि के रूप में तथा सीसे की नाइट्रेट का कैलिको प्रिंटिंग एवं रंगाई में किया जाता है। तो ये आपका हो गया 57। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 को देखते हैं क्या है। भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कोयला भंडार बताना है, तो 58 का देखते हैं क्या है। एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है। उड़ीसा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयले के भंडार का 24% अधिक वहन करता है। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया, तो कथन सही बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका 58 का सी हो जाएगा। सी का मतलब है यहाँ पे 1 और 3 दोनों सही है। दूसरा, लिग्नाइट कोयले में नमी मात्रा, नमी से कोई मतलब नहीं है, तो एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, तीसरे वाले में लिखा था उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है और ये कुल कोयले के भंडार का 24% से अधिक वहन करता है। अभी जस्ट ऊपर रीड किया था। तो एंथ्रेसाइट कोयला का सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है, यह विकास क्रम की सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। भारत में यह कोयला मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में उपलब्ध है। तो लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, में कार्बन की मात्रा न्यूनतम अर्थात केवल 25 से 35% होता है तथा नमी अधिक तो लिग्नाइट में नमी अधिक होती है, वे कह रहे थे कम होती है, तो इस वजह से गलत था। अधिक मात्रा में पाई जाती है। उड़ीसा में देश का झारखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयले के भंडार का 24% से अधिक वहन करता है। यह भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन करता है। तो ये आपका 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। भारत की अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है? चलिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चीनी मिलें पूछ दिया गया सीधा सा, और सबको पता है कि यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा तो चीनी मिलें भी होंगे, तो ये आपका वी हो जाएगा। भारत की अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। देश में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में यूपी का इससे लगभग 48% गन्ना यहीं पे कर देता है उत्पादन, और यह कुल गन्ना उत्पादन का 50% योगदान देता है। राज्य के 44 जिलों में चीनी उद्योग की सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग, जैसे राज्य में तकरीबन 53.37 लाख गन्ना किसान हैं, जो 182 गन्ना चीनी मिल और सहकारी समितियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखते हैं। 60 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मैगजीन उत्पादन केंद्र है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारी चीजें ये खादान से पूछे जाते हैं, तो कहाँ पे कौन सी खदान मायने हैं वो सारे। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान मैगजीन के उत्पादन केंद्र है? तो मैगजीन का बताना है। तो मैगजीन के लिए देखते हैं तुमकुर, कडप्पा, बालाघाट, तो तीनों हैं यहाँ पे, मतलब ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। कि कह रहा है कि मैगजीन प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, यह अक्सर लोहे के साथ संयोजन में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन एक्स पायरोलुसाइट है। मैगजीन का मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। भारत का 13% मैगजीन उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य से होता है। कडप्पा, विजयनगरम और गुंटूर अन्य मैगजीन उत्पादक जिले हैं। भारत का 6% मैगजीन कर्नाटक राज्य से होता है। उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले मैगजीन उत्पादक जिले हैं। भारत के मैगजीन एक्स का लगभग 27.59% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मुख्य
बेल्ट बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है। यह महाराष्ट्र के नागपुर भंडार बेल्ट का ही एक विस्तार है। तो ये आपका हो गया, तीनों सही हो जाएंगे। भारत में तांबा खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है, सही है। महाराष्ट्र में बालाघाट खदानें भारत के तांबे का 50% से अधिक उत्पादन करती हैं, ये भी सही है। राजस्थान में खिचड़ी के खाने तांबे के एस के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तीनों यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि तीनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी। भारत में तांबा का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी के उत्पादन के लिए किया जाता है। एक औद्योगिक धातु के रूप में तांबा स्टील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसे बिजली के सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में माना जाता है। वैसे तो सिल्वर है, लेकिन यहाँ इसके बाद है क्योंकि वो कॉस्टली रहता है। भारत केवल तांबे की थोड़ी मात्रा का उत्पादन करता है और यह घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सालाना इस खनिज संसाधन की एक बड़ी मात्रा का आयात करता है। वर्तमान में अधिकांश तांबे के आयात का खनन सिंहभूम, झारखंड, बालाघाट महाराष्ट्र और झुंझुनू जिले राजस्थान के अलवर में किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 60 बनता है। 62 पे आते हैं, देखते हैं 62 में क्या है। अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अभ्रक के बारे में बताना है, क्या है इसमें कि अभ्रक के गुण उत्कृष्ट, विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक हैं। सही है कि अभ्रक के जो गुण हैं उत्कृष्ट होते हैं, विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक हैं। झारखंड का कोडरमा या गया हजारीबाग बेल्ट अभ्रक के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसमें दोनों ही सही है, ऑप्शन ए और बी। अभ्रक कम बिजली हानिकारक, इंसुलेट गुणों और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण अभ्रक बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सबसे अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। यह प्लेटों या पत्तियों की श्रृंखला से बना खनिज है। यह पतली चादरों में आसानी से टूट जाता है। ये चादरें इतनी पतली हो सकती हैं कि कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक अभ्रक की चादर में 1000 परतें बिछाई जा सकती है, मतलब समझ रहे हो, स्लाइडेड। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान इसके अभ्रक के प्रमुख उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में क्या है? हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरे सोनभद्र पूछ दिया सीधा सा, बताइए, आप बता देंगे सीधा क्या? उत्तर प्रदेश। तो डी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सोने की खदान के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने क्या किया था, यहाँ पे खदान में लगभग 3000 टन नहीं बल्कि सिर्फ 160 किलो सोना होने का दावा किया है। तो ठीक है, ये आपका चर्चा में रहा, बस इसीलिए बताना था। क्वेश्चन नंबर हम 64 की बात करते हैं। तो 64 में क्या है? कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे कोलार आपका पता ही होगा कि मूवी जिस पे आपकी क्रिएट होती है सोने की खदान के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन KGF थे, वो कोलार के लिए, सोने का भंडार। कोलार भारत के कर्नाटक राज्य को कोलार जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। सोने की खान कोलार से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलार स्वर्ण यह क्षेत्र संभवतः भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही। इसके अलावा यहाँ कुछ समय पहले ही VEML की स्थापना की गई थी। तो ये आपका सोने का भंडार। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो क्या है उष्णकटिबंधीय के बारे में कथन सही है या नहीं है? तो चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें बहुत अधिक वायुदाब होता है। तो आंख का तो पता नहीं है, चलिए देखते हैं। लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पर कमजोर हो जाती है। हाँ, सिंपल सा लैंडफॉल जब करेंगे तो इनकी तीव्रता आमतौर पर थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2। तो लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पर कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 था, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। तो अब जब बनाएंगे विषुवत रेखा उसमें देखेंगे 5 डिग्री से 30 डिग्री तक आप उत्तर में जाएंगे, 5 डिग्री से 30 डिग्री तक दक्षिण में आएंगे। ध्यान हो रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये 5 से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः अभाव रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस बल रहता है तो इनका अभाव रहता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें निम्न वायुदाब होता है। तो यहाँ क्या लिखा था कि इनमें अधिक वायुदाब रहता है, नहीं, निम्न वायुदाब रहता है। वहीं ये लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे केवल आपका वायुदाब अधिक नहीं कम होता है, इस वजह से गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिए। तो यहाँ पे आपका ला नीना की बात करेंगे तो क्या है, लिखा है यह मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में औद्योगिक वार्मिंग को संदर्भित करता है। ला नीना का संबंध भारत में भारी मानसूनी बरसात से, तो इसका ऑप्शन कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है इन कथनों में से कौन सा सही है, तो एक भी सही नहीं है। अभी बताते हैं क्यों सही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ला नीना आमतौर पर तब होता है जब व्यापारिक हवाएं बहुत तेज होती हैं जो मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी के असामान्य संचय का कारण बनती है। यह अल नीनो के विपरीत प्रभाव लाता है। ला नीना का हिंद महासागर द्विध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल नीनो की घटना जो कि आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है, विपरीत ला नीना की घटना 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रहती है। दोनों घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कोई भी सही नहीं था। हम आ गए हैं 67 पे। टाइफून बामको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकसित हुआ है, तो टाइफून बामको आपका ए में हुआ उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, हम थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे, उत्तर में फिर और पश्चिम के बीच में, ठीक है। तो टाइफून बामको फिलीपींस टाइफून यूलिसिस के रूप में जाना जाता है। एक शक्तिशाली और बहुत विनाशकारी तूफान था जिसने फिलीपींस और वियतनाम को नुकसान पहुंचाया था। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में उत्पन्न होते हैं। ये जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं। ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। तो किस किस के तट पे पाए जाते हैं, जापान, चीन, फिलीपींस। 68 का सी हो जाएगा आपका। 68 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सी का मतलब हो गया यहाँ पे दोनों। चलिए पहले आंसर ही देख लिया क्योंकि वो स्टेटमेंट है। उत्तरी पूर्वी मानसून NEM, कौन सा, उत्तरी पूर्वी मानसून NEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद होती है। कहाँ से होती है, दोनों सही है। यहाँ पे दक्षिण जो पश्चिम मानसून वापसी के समय आता है उसी टाइम। यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। तो उत्तर पूर्व में जो वर्षा कराती है तो उसका ये प्राथमिक स्रोत माना जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। ये पवनें शीतकाल में देश के उत्तरी भागों में उच्च दाब की स्थिति पैदा होने के कारण देश के इस भाग से बाहर की ओर बहने लगती हैं। ये पवनें शीतकाल में स्थल से चलती हैं, अतः शुष्क एवं ठंडी होती हैं तथा ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफेद बादल हैं जिनमें अक्सर अंधेरा होता है। तो अक्सर अंधेरा होता है किसमें भैया, ये आल्टो स्ट्रेट्स बादल होते हैं। कौन से होते हैं, आल्टो स्ट्रेट। तो आल्टो स्ट्रेट बादल पानी की बूंदों, बर्फ के क्रिस्टल या दोनों के मिश्रण से बना एक मध्यम ऊंचाई वाला बादल है। आल्टो स्ट्रेट बादल तब बनते हैं जब बड़ी मात्रा में गर्म नम हवा ऊपर उठती है जिससे जल वाष्प संघनित होता है। आल्टो स्ट्रेट बादल आमतौर पर धूसर बादल होते हैं। सूरज को पतले आल्टो स्ट्रेट बादलों के माध्यम से देखा जा सकता है लेकिन मोटी परतें काफी अपारदर्शी होती हैं। ठीक है। 70 क्वेश्चन लास्ट है आज के पार्ट 2 का सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। 70 में लिखा है कि निम्नलिखित में किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है। तो वर्षा बादल किसे कहते हैं, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्ट्रेटोक्यूमुलस को हम वर्षा बादल कहते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस वर्षी बादल लंबवत रचना वाले बादल होते हैं अर्थात इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है। इस वजह से ये पर्वत सदृश या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। यह मूसलाधार वर्षा कराते हैं। इस प्रकार बादल भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में ये क्वेश्चन नंबर हम 70 तक ही रख रहे हैं और इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें हम इसको लगभग 100+ क्वेश्चन करा देंगे। तो उसके बाद एक पार्ट और आएगा, उस ज्योग्राफी आपके
सारी फिनिश हो जाएगी। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर कुछ कमी लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।